हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? देखो यार, प्लीज प्लीज कुछ भी मेरे कहने से पहले ना एक सिचुएशन मेरे साथ समझ लो कि जब से ये न्यूज़ आई है ना, लाइक मैं ऐसी हो चुकी थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी इसकी न्यूज़ देखने की, ये न्यूज़ सुनने की या इसके बारे में बात करने की। लाइक मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, कांप रहे थे। ठीक है, क्योंकि यार कुछ ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ मैं फील करने लग जाती हूँ कि हाँ, पता नहीं। ओह गॉड, कैसे हुआ होगा ये सब चीज़ें, और वो मेरे दिमाग में ना वो सब चलने लगता है। तो इस वजह से मैं इतने टाइम तक इस चीज़ पे कोई बात नहीं कर पा रही थी। कोलकाता केस पे हो, चाहे उत्तराखंड के नर्स केस पे हो, है ना, चाहे इस टाइप का कोई सा भी कांड हो, मैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों से बस इसीलिए दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। अब इस चीज़ को तुम लोग मेरी कमज़ोरी समझ लो या मतलब कुछ भी समझ लो, ठीक है, बट फिर भी मुझे लगा, लोगों ने मुझे रियलाइज़ करवाया, ठीक है, कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो थैंक यू जिस जिन जिन ने भी मुझे इस इंसिडेंट पर वीडियो बनाने को प्रेरित किया, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं सुयश असवाल की ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रेप एंड मर्डर, कंप्लीट स्टोरी, कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल, आरजीकर हॉस्पिटल जो कोलकाता का है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। स्टार्ट करते हैं वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुयश असवाल और आज का जो ये केस है जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इस केस के बारे में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हर बार देखा गया है कि पैसों के पावर के नीचे ये सारे केस दब जाते हैं। सेम ऐसा ही केस मेरे राज्य उत्तराखंड में भी हुआ था, जहाँ पे सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हो जाता है और आज तक टिल डेट उस पर कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। और आज जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ये केस हुआ है, उसको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस घुमाया जाएगा, बातें बढ़ी जाएंगी, सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जितने चलते जाएंगे, लेकिन विक्टिम को कोई भी न्याय नहीं मिल पाएगा। सैडली तो चलिए इस केस को शुरुआत से समझने के लिए हमें उस दिन को टाइम बाय टाइम समझना होगा। 9 अगस्त 2024 को आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, रेप होता है और उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। विक्टिम की हालत ऐसी कर दी गई थी कि उनकी आंखों से, मुंह से, हाथों से और प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो हादसे की रात विक्टिम की 36 घंटे की एक ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें उनको कंटिन्यूअस डे एंड नाइट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मतलब डॉक्टर की लाइफ सच में बहुत ही डिफिकल्ट होती है क्योंकि खाना पीना रहना पूरा टाइम उनको पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। यहाँ तक कि नहाना और फ्रेश होना भी उन्हें हॉस्पिटल में ही पड़ता है। और वैसे ही उस दिन भी अपनी पूरी 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर कर रही थी और 8 अगस्त की रात को वो सब नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच देख रहे थे। और फिर जैसे ही सबने डिनर कर लिया तो जो उनके 4 कलीग्स थे वो तो अपनी ड्यूटी पे चले गए, लेकिन विक्टिम डॉक्टर इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद वहीं सेमिनार हॉल में आराम करना चाहती थी, तो इसलिए वो वहाँ पे सो गई। उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो जो आरोपी है संजय रॉय, वो एंट्री लेते हैं सेमिनार हॉल में 4 बजे के करीब। और जो आरोपी संजय रॉय है वो एक सिविक वॉलंटियर है पुलिस वेलफेयर बोर्ड में। और अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पुलिस में ज्वाइन होते हैं कि कोई परमानेंट नहीं होते, और जो परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स को फैसिलिटी मिलती है वो इन लोगों को नहीं मिलती है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ पे इन लोगों की मदद ली जाती है। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि जो ये आरोपी संजय रॉय है, इसको उस हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो आरोपी है वो सेमिनार हॉल में गए और विक्टिम डॉक्टर का ब्रूटली रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया।
फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी वहाँ के ऑफिशियल्स को मिली, लेकिन अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सबसे पहले उस बॉडी को किसने देखा था। अब इसके बाद कायदे से सबसे पहले विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए और उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन इस इंसिडेंट की जो खबर थी वो उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे मिली और उसमें भी स्टार्टिंग में ये बोला गया कि आपकी बेटी काफ़ी बीमार है, और जब कंटिन्यूस पेरेंट्स कॉल करने में लगे हुए थे तब ये बताया गया उन्हें कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उस टाइम उनकी फैमिली में जितने लोग थे और आस पड़ोस के लोग थे वो सब कॉलेज गए और वहाँ पे उन लोगों को 3 घंटा वेट कराया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। विक्टिम के पेरेंट्स इतना रो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें अपनी बेटी को देखने दो, लेकिन उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो ये मतलब शब्दों में बोलना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं, एक्सप्रेस करूं। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स थे वो यही कह रहे थे कि जो विक्टिम है उसने सुसाइड किया है। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने तो मीडिया में ये भी बयान दे दिया था कि जो विक्टिम है उनको साइकोसिस नाम की एक बीमारी है जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया है। तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इतना बड़ा फैसला देना मीडिया के सामने, ये मतलब समझ से बाहर है कि वो जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्यों बोला। लेकिन उसके बाद जब ये खबर पूरे कॉलेज में फैली और पूरे कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस में फैली, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सतर्क हुआ और फिर उनकी बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो सब रिपोर्ट्स देख के एकदम शॉक्ड थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया था। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड, लिप्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे और यहाँ तक कि उनका जो कॉलर बोन था वो एकदम क्रश हो रखा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद तो ये साफ हो गया था कि ये कोई भी सुसाइड नहीं है और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद हॉस्पिटल का जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो वहाँ पे जो आरोपी है संजय रॉय, वो करीबन 4 बजे हॉस्पिटल में जाते हुए दिखे और करीबन 6 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखे। और फिर शक संजय रॉय पे तब हुआ जब उनके कानों में एक ब्लूटूथ हेडसेट लगा हुआ था, जो कि बाद में विक्टिम डॉक्टर की बॉडी के पास वो ब्लूटूथ हेडसेट मिला। और फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से संजय रॉय ने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया। पुलिस को सारा बयान दे दिया कि ये सारी की सारी जो करतूत थी वो मैंने ही करी थी। लेकिन संजय रॉय ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था जहां पे ये पता चले कि उसका रीजन क्या था ये सब करने का। तो फिर इसीलिए जो विक्टिम की बॉडी थी उसको ढंग से एग्जामिन किया गया और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि विक्टिम डॉक्टर की बॉडी से इतना सारा सीमेन निकला था कि अगर एक इंसान 3-4 बार भी इजैकुलेट करे तो इतना सारा सीमन उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, 3-4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के बीच में इतना सारा सीमन एक इंसान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इस चीज को देखते हुए साफ पता चल गया था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। फिर ये जब खबर सबको पता चली तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे सबसे पहले तो उन्होंने रिजाइन दिया और जो आरजीकर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ था वो सारे के सारे प्रोटेस्ट पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे जो कोलकाता के और भी मेडिकल कॉलेजेस थे वो सब भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे आ गए थे। और जिस सेमिनार हॉल में इतना बड़ा हादसा हुआ था, मर्डर के 5 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी सेमिनार हॉल से करीबन 20 मीटर दूर एक कमरा है और उस कमरे को एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है और ये नाम देता है कि वो वहाँ का रेनोवेशन कर रहे हैं। और जब कॉलेज में इतना बड़ा कोई हादसा हो रखा हो, इतना बड़ा उनको रेनोवेशन की पड़ी है, कोई कैसे रेनोवेशन के बारे में सोच सकता है। तो इस चीज से भी एक चीज साफ हो जाती है कि जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारी जो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी जी, उनके केस में भी सिमिलर ऐसा ही चीज हुई थी। जब अंकिता भंडारी की बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी तो उसके कुछ घंटों बाद जो उत्तराखंड की मौजूदा सरकार थी उन्होंने उस रिजॉर्ट को तोड़ने का फैसला किया जहां पे अंकिता भंडारी काम करती थी। और इस चीज़ पर उत्तराखंड सरकार ने ये सफाई दी थी कि जो रिजॉर्ट था वो इलीगली बना हुआ था, तो जो पार्ट रिजॉर्ट का इलीगल बना हुआ था उसको हम तोड़ रहे हैं। जो मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो इस बेफजूल की डिमोलिशन से ये साफ जाहिर होता है कि जो पावर में लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि क्राइम सीन से कोई ठोस सबूत मिले।
फिर उसके बाद जब ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पे इतना बड़ा हुआ, जैसे कि मैं भी उत्तराखंड में बैठ के इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिले और विक्टिम की फैमिली को भी इंसाफ मिले, क्योंकि अभी तक जो गैंग रेप बताया जा रहा था उसमें से सिर्फ एक संजय रॉय ही पकड़ा गया है और बाकी जो अदर गैंग है उसके बारे में अभी तक सब कोई भी खुले जानकारी घूम नहीं रहे है। और साथ में अभी तो एक न्यूज़ और मिली है कि जो आरजेकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने रिजाइन दिया था, उनको अब कोलकाता के किसी और कॉलेज में दोबारा प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो ये सब क्या चल रहा है ये समझ से बिल्कुल बाहर है। और साथ ही साथ जो कोलकाता के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे डॉक्टर हैं, जो सारे स्टाफ हैं, इवन जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो सब भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं वहाँ पे कि भाई जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले जो विक्टिम डॉक्टर है। तो बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये लगता था कि भाई कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो तब इंसान अनसेफ है, लेकिन अब वर्क प्लेस पे भी इंसान सेफ नहीं है। पहले तो हमारे घर वाले ये बोलते थे कि भाई कहीं जब तुम जा रहे हो किसी जगह तो वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर देना, तो फिर पेरेंट्स को भी आराम से नींद आती है कि भाई चलो वहाँ पहुँच गया। लेकिन अब इस केस को देख के हर कोई परेशान है, क्योंकि लड़कियाँ ना बाहर सेफ हैं सड़क पे और ना अपने वर्क प्लेस में सेफ़ हैं, और साथ में कई लड़कियां तो अपने घर पे भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स ऐसे निकल जाते हैं जो अपनी फैमिली की लड़कियों के साथ बहुत गलत काम करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करेंगे, और इस केस में अगर आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय लिखें, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप लोग बताना चाहते हैं, प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ में सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये जो पैसों की पावर है ये ऐसे केसेस को दबा देगी। साथ में आखिरी में ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस राज्य में 9 दिन दुर्गा पूजा की जाती है, वहाँ पे एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है, तो इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। 9 दिन पूजा, 9 दुर्गा की पूजा। हंसी आती है ये सोचकर कि हम कितना नीचे गिर चुके हैं, कितना नीचे गिर चुके हैं। जिस मुंह से मंत्र पढ़ते हैं, जिन हाथों से आरती घुमाते हैं, जिन पैरों से मंदिर जाते हैं चल के, तीर्थ जाते हैं चल के, वो इंसानों में परमात्मा के अंश को देख ही नहीं पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुयश, आपकी वीडियो के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी बातों के लिए। पर यार ये चीज कोई पहली बार नहीं है कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ ऐसा हुआ हो, है ना, इतना घिनौना, इतना ब्रूटल हुआ हो। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, मैं खुद कई बार अगर जॉब इंटरव्यू के लिए गई हूं, पहले की बात कर रही हूं, बहुत पहले, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन में गई थी, तो लोग जज करते हैं आपको, देखते हैं आपको कि इफ यू आर अ वेल प्रेजेंटेबल और नॉट, ठीक है, कि आप एक अच्छा फिगर आप दिख रहा है प्रेजेंट होने के लिए या नहीं, कि जैसे ही ऑफिस में कोई घुसे तो उसे एक प्लीजिंग सा फेस, प्लीजिंग सा फिगर दिखना चाहिए, प्लीजिंग सा प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, अलग अलग न्यूज़ के कमेंट सेक्शंस में, अलग अलग लोगों की बातें सुनी हैं। ये ज़्यादातर लोग बहुत अभी भी यही बोल रहे हैं कि वो रात में वो लड़की अकेले सेमिनार हॉल में क्या कर रही थी, वहां पे दरवाजा नहीं था या वहां पे क्या नहीं था। उन लोगों से मेरा एक ही कहना है
जब भी आप हॉस्पिटलाइज्ड हो ना रात में, तो प्लीज डॉक्टर की डिमांड मत करना, मत करना। जब भी आप अपनी पत्नी, बहन, बेटी, किसी भी फीमेल रिश्तेदार को अगर आप हॉस्पिटल ले जा रहे हो, मत करना ये डिमांड कि हमें एक फीमेल डॉक्टर चाहिए। मत करना ये डिमांड, समझे? क्योंकि तुम लोगों की सोच इतनी घटिया है, इतनी निहायत ही गंदी है कि तुम लोग इलाज के हकदार नहीं हो। तुम लोग इलाज के हकदार नहीं हो, नीच कहीं के। अभी भी लोग कह रहे हैं कि हाँ, रात में वो हॉस्पिटल में क्यों थी, वो अकेले क्यों थी, या कपड़ों पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं। 6 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुढ़िया तक किसी के साथ भी ये हो जाता है, और इन लोगों की सोच कहां टिकी रहती है? कपड़े कैसे थे, यहां पे क्यों थी, वहां पे क्यों थी। कब समझोगे ये चीज? हम अभी आजादी का दिवस मना के निकले हैं, हम कब समझोगे ये चीज कि सही मायने में आजादी तो तब मिलेगी जब तुम्हारी बहन, बेटी, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो, वो खुलेआम घूम सके। अगर खतरा है ना, तो वो खतरा तुम हो। अपने आप को बदलो, ना कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए रूल्स बदलो। उन पे रूल्स लगाने से, रेगुलेशंस लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच दरिंदे जैसी रहेगी। कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी भी औरत के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नारी के साथ, स्त्री के साथ तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? उसको इतनी बुरी तरीके से मारना, इतनी बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करना, ठीक है, इतनी बुरी तरीके से उसकी जान ले लेना, जस्ट बिकॉज वो एक फीमेल है और अपने काम पर थी, लोगों की जान बचा रही थी, उसकी इतनी बड़ी सजा। और ये ममता बनर्जी लोग जैसे लोग, टीएमसी के लोग अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? खुद उतर गए सड़क रैली पे। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ उतरे हो सड़क पे? भेजा है दिमाग में या नहीं? किसके खिलाफ उतरे हो? हेल्थ मिनिस्टर तुम हो, मुख्यमंत्री तुम हो, हर चीज तुम हो, किसके खिलाफ उतरे हो? और वो ऐसा नीच, घटिया, दो कौड़ी का बेहया, बेशरम राक्षस प्रिंसिपल, ठीक है, उसने एक कॉलेज से रिजाइन किया, उसको कोलकाता के और बड़े दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। ये राजनीतिक एजेंडा अपना सिद्ध करना नहीं है तो और क्या है? और क्या है? जब जब इस खबर की न्यूज देख रही हूं, सिवाय आंसुओं के मेरे पास कुछ नहीं है। हेल्पलेस फील कर रही हूं यार, क्योंकि जिन लोगों से हम हेल्प की उम्मीद कर सकते हैं, वो लोग ही जब राक्षस बन जाएं, तो क्या करें हम? कहां, किससे अपील करेंगे? हमारे राजनीतिक लीडर्स, एक बोलता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, एक बोलता है कि लड़कियां देर रात क्यों जाती हैं। एक औरत होते हुए दूसरी औरत को इंसाफ नहीं दिला सकती।
और ये हमारे बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स, हमारे चहीते स्टार्स, जिनकी पिक्चरें हम देखते हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी बनाकर हमने खोपड़ी पे बिठा रखा है, कुछ नहीं बोला किसी। आयुष्मान खुराना की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने 4 पंक्तियां उन्होंने ऐसी बोली जो सीधे दिल पर चोट करती हैं, जो सीधे सिस्टम पर चोट करती हैं, जो समाज पे चोट करती हैं, जो लोगों की सोच पर चोट करती हैं। उन्होंने ऐसी बात बोली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। यार कहने को मैं बहुत सारी बातें और भी बोल सकती हूँ, क्या फायदा होगा उससे? किसी पे असर तो पड़ना नहीं है ना? और इस सोसाइटी में जहां लड़के तक सेफ नहीं है, लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्चों के साथ स्कूल तक में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर यार हम और किसी चीज से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? अगर बातों का कुछ असर पड़ता है तो प्लीज प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। सरकार से उम्मीद है कि कुछ करिए प्लीज। ऐसे लोग, ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म केस के बजाय फास्ट ट्रैक काम होना चाहिए। इससे पहले भी निर्भया कांड, 7 साल तक वो जेल में मजे उठाते रहे, आरोपी मजे लेते रहे, मैगी खा रहे थे। आरुषि हत्याकांड, उसमें तो पता ही नहीं चला। अंकिता भंडारी, श्रद्धा आफ्ताब केस, कितने ऐसे केसेस हैं चल रहे हैं, कॉकरोच के अंडे बन रहे हैं फाइल्स में। आई डोंट नो क्या कर रहा है सिस्टम। आवाज अब नहीं उठेगी तो फिर कभी नहीं उठेगी।